हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर एसएसटी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। सीटेट एग्जाम से रिलेटेड तो हम सभी विषयों के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर यानी जो 15 दिसंबर 2024 को है, तो उसके लिए ये सारे जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप देखिएगा कि इनमें से कौन सी शिक्षण विधियाँ पारंपरिक मानी जाती है। तो पहला है कि चाक और बातें करना, यानी चाक और बातें करना, तो ये शिक्षण विधियाँ जो है पारंपरिक मानी जाती हैं। या नेक्स्ट देखिएगा कि दूरस्थ शिक्षा, यानी दूरस्थ शिक्षा जो है तो ये शिक्षण विधियाँ पारंपरिक मानी जाती हैं। या अगला देखिए सहकारी अध्ययन, या नेक्स्ट है कि गतिविधि आधारित। तो देखिएगा कि शिक्षण विधियाँ पारंपरिक कौन सी मानी जाती हैं। तो इसकी व्याख्या आप लोग देखिएगा कि चाक और बातें करना तो ये शिक्षण विधि जो है पारंपरिक मानी जाती है। तथा पहला पॉइंट इसमें देखिएगा कि यह शिक्षण की पारंपरिक विधि है जो शिक्षक केंद्रित होती है। यानी चाक और बातें करना तो ये जो है शिक्षण की पारंपरिक विधि है तथा जो शिक्षक केंद्रित होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इस विधि में पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसमें शिक्षक को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। यानी जो है चाक और बातें करना, तो इस विधि में पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसमें शिक्षक को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चाक और बातें करना तो ये शिक्षण विधियाँ पारंपरिक मानी जाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कि सीटेट पेपर 2019 में ये जो है तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है। तो गतिविधि आधारित अध्ययन का इसमें देखिएगा कौन सा लाभ है कि पहला है कि सार संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, या अगला है कि बहुसंवेदनाओं के अनुप्रयुक्त अवसर उपलब्ध कराता है, या बहुशिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण, या देखिएगा उक्त सभी। तो इसमें देखिएगा कि गतिविधि आधारित अध्ययन सार संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है तथा बहुसंवेदनाओं के अनुप्रयुक्त अवसर उपलब्ध कराता है तथा बहुशिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण करता है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट कि गतिविधि आधारित अध्ययन मनोवैज्ञानिक होता है, चूँकि इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं। गतिविधि आधारित जो अध्ययन होता है तो ये मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें शिक्षार्थी स्वयं करके सीखते हैं जिससे उन्हें मौलिक अनुभव प्राप्त होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि गतिविधि आधारित माध्यम द्वारा सीखने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा एवं रचनात्मकता को संतुष्टि मिलती है। यानी जब वो स्वयं से करते हैं, गतिविधि आधारित प्रैक्टिकल के माध्यम से करते हैं, तो जो है इसमें सीखने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रचनात्मकता में जो है तो वो संतुष्टि मिलती है। तो देखिए कि गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है। तो इनमें जो है संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है तथा बहुसंवेदनाओं को अनुप्रयुक्त अवसर उपलब्ध कराता है तथा जो है शिक्षण अध्ययन का एकीकरण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बहुशिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण करता है। यानी गतिविधि आधारित अध्ययन का तो इनमें से यही लाभ है कि बहुशिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग सामान्यतः एक डॉट संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। तो एक प्रयोग देखिएगा क्या संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। तो पहला है कि शिक्षक अध्येता, यानी एक प्रयोग तो ये शिक्षक अध्येता संबंध स्थापित करने में सहायता करता है, या कारण प्रभाव, या अध्येता, या देखिएगा अगला है कि भावात्मक आधारित। तो एक प्रयोग सामान्यतः एक कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। एक प्रयोग जो है तो ये सामान्यतः एक कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि प्रयोग के माध्यम से किसी घटना अथवा प्रक्रिया के कार्य कारण संबंधों के ऊपर किसी अन्य कारक एवं कारकों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।
यानी प्रयोगों के माध्यम से, तो किसी घटना और प्रक्रिया के कार्य कारण संबंधों के ऊपर किसी अन्य कारक या कारकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि साधारण तौर पर जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वह स्वतंत्र चर तथा जिस पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वह आश्रित चर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें क्रमशः कारण और प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कारण प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कि एक प्रयोग सामान्यतः एक डॉट डॉट संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। तो एक प्रयोग सामान्यतः एक कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संबंधित है। तो देखिएगा कि इनमें से कौन विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है। तो पहला है कि प्रतिबद्धता, सेकंड है अंत या प्रेरित करना या आयोजन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है। तो इसकी व्याख्या देखिएगा कि आयोजना कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में क्रिया चरणों को एक क्रम में तैयार करने से संबंधित है। यानी आयोजना जो है, आयोजना तो ये किसी विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के चरणों में एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है। अब इसमें देखिए पॉइंट में कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों जैसे संगठन, अभिप्रेरण, समन्वय, निमंत्रण आदि के बारे में चिंतन करना ही आयोजना कहलाता है। यानी किसी भविष्य के रूपरेखा आप तैयार करने जाते हैं, यानी जैसे भविष्य के लिए आप कोई भी रूपरेखा तैयार करते हैं, या बिजनेस का या जॉब का या घर बनाने का, आप कोई भी मान लो एक रूपरेखा तो जो है तैयार करते हैं, तो उसमें आपको संगठन, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, समन्वय, नियंत्रण आदि के बारे में तो चिंतन करना ही आयोजना कहलाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि आयोजना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि डॉट डॉट का अर्थ है कि ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में प्रयुक्त होता है। तो डॉट डॉट का अर्थ क्या है कि ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में प्रयुक्त होता है। तो पहला है कि प्रतिस्थापन या संसाधन देखिएगा, या स्रोत या नींव। तो अब इसकी व्याख्या देखिएगा कि संसाधन का अर्थ है ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने में प्रयुक्त हो सकता है। अब देखिए इसका पॉइंट कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तो जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती है तो ये संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि इनका आप उपयोग कर रहे हो तो जिस वस्तु का आप उपयोग करते हो तो वो वस्तु कहलाता है संसाधन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। तो देखिए कि संसाधन का अर्थ है ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि संसाधन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा एक शैक्षणिक संसाधन है। इनमें से जो है तो कौन सा एक शैक्षणिक संसाधन है। तो देखिएगा ये DSSB TGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है SST में। अब इसकी व्याख्या देखिए कि विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्था संसाधन है। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जो है तो एक शैक्षणिक संस्था संसाधन है। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिएगा कि विश्वविद्यालय ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जहां उच्च शिक्षा एवं शोध पूर्ण करने पर अकादमिक डिग्री दी जाती है तथा यह उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य भिन्न भिन्न अकादमिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। और देखिए साधारणतया स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है। तो इनमें से कौन सा शैक्षणिक संस्था संसाधन है। तो देखिएगा कि इनमें से जो है शैक्षणिक संस्था संसाधन तो ये है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉट डॉट शिक्षा एक उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। तो कैसी शिक्षा एक उबाऊ और जटिल यानी कठिन प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है? तो देखिए कि बाह्य से आधारित, अंतर कक्षा आधारित, व्याख्यान आधारित या नीति परक आधारित। तो व्याख्यान शिक्षा उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। व्याख्यान शिक्षा जो है तो ये उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, क्योंकि व्याख्यान शिक्षा तो केंद्रित होती है। इसमें विद्यार्थी केवल श्रोता के रूप में कार्य करता है। जो विद्यार्थी होता है तो वो केवल सुनने का कार्य करता है व्याख्यान शिक्षा में, क्योंकि व्याख्यान शिक्षा में वो खुद नहीं बोलता है, विद्यार्थी नहीं बोल सकता है, उसमें केवल सुनने का जो है कार्य करता है। इसीलिए जो है व्याख्यान शिक्षा उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। अब देखिए कि इस शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को महत्व स्थान प्राप्त नहीं होता और ना ही विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विचारों को कोई महत्व दिया जाता है, तथा व्याख्यान द्वारा शिक्षण से अध्यापक प्रायः विषय से भटककर बातें करने लगते हैं। तो व्याख्यान शिक्षा जो है तो उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि व्याख्यान शिक्षा एक उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त रूप में शिक्षा का वर्णन करता है? अब देखिए ये सीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है तो इस वीडियो पर मिल जाएंगे। अब देखिए इसका आंसर कि इनमें से कौन सा उपयुक्त रूप में शिक्षा का वर्णन करता है? तो पहला है कि यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह रूढ़िवादिता से मुक्त है या उक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा उपयुक्त रूप में शिक्षा का वर्णन करता है। तो देखिए इसकी व्याख्या कि शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यानी शिक्षा जो है तो ये निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, आप कुछ ना कुछ जीवन में अपने सीखते ही रहते हो। तो शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा रूढ़िवादिता से मुक्त है। अब देखिएगा कि जैसे यह 3 प्रकार की होती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा जो है तो ये 3 प्रकार की होती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा। और शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, रूढ़िवादिता से मुक्त है। शिक्षा जो है तो ये रूढ़िवादिता से मुक्त है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि यह रूढ़िवादिता से मुक्त है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जैसा कि शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया द्वारा व्याख्यायित है, सर जॉन एडम के अनुसार 2 ध्रुव हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल करते हैं। इनमें से कौन सा 2 ध्रुवों को दर्शाता है? जैसा कि शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया द्वारा व्याख्यायित है, यानी व्याख्या की गई है शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया द्वारा सर जॉन एडम के अनुसार तो शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया द्वारा व्याख्यान किया गया है कि 2 ध्रुव हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 2 ध्रुव हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल करते हैं। इनमें से तो कौन सा 2 ध्रुवों को दर्शाता है? तो देखिए पहला है कि शिक्षक विद्यार्थी, यानी ये 2 ध्रुवों को दर्शाता है, या शिक्षक अभिभावक, या अभिभावक विद्यार्थी, या विद्यार्थी शिक्षक। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिएगा, एक्सप्लेन देखिएगा कि सर जॉन एडम ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक जो एक अधिक परिपक्व व्यक्ति है, शिक्षक जो है तो अधिक परिपक्व व्यक्ति है, अधिक सीखा हुआ व्यक्ति है, तथा शिक्षार्थी जो कम परिपक्व व्यक्ति है, यानी शिक्षार्थी जो है तो वो कम परिपक्व व्यक्ति है, उसमें वांछित परिवर्तन लाने का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। यानी विद्यार्थी के अंदर तो वांछित परिवर्तन लाने का कार्य तो वो टीचर के द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। कि अब जैसे देखिएगा कि शिक्षा प्रदान करने व प्राप्त करने हेतु शिक्षक विद्यार्थी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है तथा शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। तो देखिए कि सर जॉन एडम के अनुसार तो शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है, यानी सर जॉन एडम के अनुसार शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है, जिसमें शिक्षक जो अधिक परिपक्व होता है,
यानी शिक्षक जो होता है तो अधिक परिपक्व होता है, तथा शिक्षार्थी जो कम परिपक्व व्यक्ति है तो उसमें वांछित परिवर्तन लाने का कार्य तो शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षक और विद्यार्थी, यानी शिक्षक और विद्यार्थी। तो शिक्षक और विद्यार्थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यही देखिएगा कि ये जो है इनमें से कौन सा दो ध्रुवों को दर्शाता है, तो शिक्षक और विद्यार्थी दो ध्रुवों को दर्शाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है डॉट डॉट कहलाती है। तो एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है तो वो क्या कहलाती है। तो पहला है कि अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, यानी एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर है तो वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, या वो एक रूप शिक्षा कहलाती है, या वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है, या गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो देखिएगा कि एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है तो उसकी व्याख्या आप लोग देखिएगा कि वो क्या कहलाती है, उसके बाद हम ऑप्शन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिएगा कि एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है तथा ये गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब देखिए जैसे कि गैर औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन की भांति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती है। यानी गैर औपचारिक शिक्षा जो है तो ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा विद्यालय इनमें जो है इनकी सीमा में नहीं बांधी जाती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य एवं पाठचर्चा होते हैं। औपचारिक शिक्षा की तरह तो इसके उद्देश्य और पाठचर्या होते हैं। तथा देखिएगा कि प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा ये सभी गैर औपचारिक शिक्षा के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी। देखिएगा कि गैर औपचारिक शिक्षा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है तो वो कहलाती है गैर औपचारिक शिक्षा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण की विधि के बिना होती है। तो पहला है कि गैर औपचारिक, यानी शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण की विधि के बिना होती है। तो पहला है कि गैर औपचारिक या अनौपचारिक या निश्चित या औपचारिक। देखिए तो इसकी व्याख्या देखिएगा कि शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण जो विधि की बिना होती है तो वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। यानी शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण जो विधि के बिना होती है तो वो शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। अब जैसे देखिएगा अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए तो किसी व्यवस्था की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। उसके बाद देखिए अगला कि अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक, सरल तथा प्राकृतिक रूप से निरंतर चलती रहती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय जैसे औपचारिक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद कि अनौपचारिक शिक्षा वातावरण, परिवार, समाज व पड़ोस से प्राप्त की जा सकती है। यानी अनौपचारिक शिक्षा तो परिवार, समाज व पड़ोस से प्राप्त की जा सकती है। तो शिक्षा का प्रकार जो चेतनापूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण की विधि के बिना होती है। यानी इसमें जो है तो विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है इस शिक्षा के प्रकार में। इसमें जो है तो जो है कोई योजना नहीं होता है। इसमें इस शिक्षा में अध्ययन सूची या शिक्षण की विधि के बिना ही ये शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चे को। तो ऐसी शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों में या जो है परिवार में बच्चे को मिल जाती है। तो ऐसी शिक्षा का केंद्र होता है अनौपचारिक शिक्षा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रभावी विचारक ने शिक्षा को किस प्रभावी विचारक ने शिक्षा के लक्ष्य व के दो मुख्य प्रकारों त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा है। तो पहला है कि जॉन डेवे, यानी जॉन डेवे ने जो है तो शिक्षा के लक्ष्य को दो मुख्य प्रकारों में त्वरित व अंतिम लक्ष्यों में बांटा है, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या मारिया मॉन्टेसरी, या महात्मा गांधी। तो देखिएगा इसका कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के लक्ष्य को दो मुख्य प्रकारों त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा है। महात्मा गांधी ने ही शिक्षा के दो मुख्य प्रकारों त्वरित व अंतिम लक्ष्यों में बांटा है। उसके बाद देखिए कि जैसे कि महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा आत्माबोध है। अब सेकंड पॉइंट में देखिएगा कि आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी हृदय अथवा आत्मा के विकास की शिक्षा मानते थे। आध्यात्मिक शिक्षा को जो है तो गांधी जी हृदय अथवा आत्मा का विकास मानते थे। तथा कि इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस प्रभावी विचारक ने शिक्षा के लक्ष्य को दो मुख्य प्रकारों त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा है। किस विचारक ने जो है तो शिक्षा के लक्ष्य को दो मुख्य प्रकारों त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा है। तो इसे बांटने वाले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो है तो शिक्षा के दो मुख्य प्रकारों त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अध्ययन की आधुनिक तरीके से विद्यार्थियों को अपनी गति अध्ययन करने की छूट दी जाती है तो डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो पहला है कि सक्रिय अध्ययन, उसके बाद अनुकूलक अध्ययन, सहयोगी अध्ययन, या आमंत्रक पर्यावरण। तो इसकी व्याख्या देखिएगा। अध्ययन के आधुनिक तरीके में विद्यार्थियों को अपनी गति से अध्ययन करने की छूट दी जाती है। अनुकूलक अध्ययन के नाम से जाना जाता है। यह अध्ययन जो है तो अनुकूलक अध्ययन से यानी एडाप्टिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब जैसे देखिएगा कि अनुकूलक अध्ययन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों के अनुरूप रूपांतरित किया जाता है तथा त्रुटियां होने पर कंप्यूटर पुनः पहले वाली अध्ययन सामग्री को विद्यार्थी के समक्ष उपस्थित कर देता है तथा विद्यार्थी इसमें जो है तो सुधार करते हैं और त्रुटि का निदान कर अध्ययन सामग्री को सीख जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अध्ययन की आधुनिक तरीके से विद्यार्थियों को अपनी गति से अध्ययन करने की छूट दी जाती है। तो ये डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अनुकूलक अध्ययन के नाम से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अध्ययन सूची सर्वोत्तम रूप से डॉट डॉट के रूप में व्याख्यायित होती है। तो अध्ययन सूची जो है सर्वोत्तम रूप से किसमें व्याख्यायित होती है कि पहला है कि विद्यार्थियों के लिए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश में, या प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक में, या ज्ञान का एक निकाय जिसका प्रबंध करना है, या उक्त सभी। तो सही देखिए इसकी व्याख्या कि अध्ययन सूची यानी करिकुलम में शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, साहित्यिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, सृजनात्मक क्रियाएं तथा सामाजिक क्रियाएं एवं राष्ट्रीय क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाएं सम्मिलित आदि रहती हैं। तो इसमें देखिएगा कि अध्ययन सूची में शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं तथा साहित्यिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, सृजनात्मक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं और राष्ट्रीय क्रियाएं, शैक्षिक क्रियाएं जो है तो सम्मिलित रहती हैं। तो देखिए कि अध्ययन सूची सर्वोत्तम रूप से डॉट डॉट के रूप में व्याख्यायित है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि सभी में जो है होता है, यानी विद्यार्थियों के लिए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश, प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक, ज्ञान का एक निकाय जिसका प्रबंध करना है, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उक्त सभी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय डॉट डॉट के रूप में किया जाता है। तो देखिएगा कि विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय किसके रूप में जाना जाता है। तो पहला है कि कोर्स रूपरेखा के रूप में,
सेकंड है पाठ्यक्रम में या उत्पाद में या अध्ययन सूची में। तो विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है, यानी सिलेबस के रूप में जाना जाता है। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है, जो केवल यह निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए किन विषयों को किस स्तर तक समझना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिलेबस के रूप में विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय, तो ये पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया हो और जिसमें सुधार की आवश्यकता है डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। तो पहला है कि क्रम लगाना, परावर्तन, मूल्यांकन या निर्धारण। तो इसकी व्याख्या देखिएगा कि शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया है और जिसमें सुधार की आवश्यकता निर्धारण यानी असेसमेंट के रूप में जानी जाती है। तो इसका देखिएगा कि निर्धारण से ही निर्धारण किया जाता है, यानी जैसे कि निर्धारण से ही निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थी ने किस सीमा तक सफलता प्राप्त की है। उसके बाद कि शिक्षक को चाहिए कि वह न केवल आकलन के तरीकों की तैयारी करे बल्कि मूल्यांकन के मानकों और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों की भी तैयारी करे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि निर्धारण, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया है और जिसमें सुधार की आवश्यकता, तो वो निर्धारण के रूप में की जानी चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि अध्ययन जो सदा चलता है जो कार्य, परिवार, समुदाय या खाली समय से संबंधित दैनिक जीवन गतिविधियों से परिणित होता है, तो इसे डॉट डॉट कहलाता है। तो पहला है कि अनौपचारिक शिक्षा, सेकंड है औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा। तो अध्ययन जो सदा चलता है जो कार्य, परिवार, समुदाय या खाली समय से संबंधित दैनिक जीवन गतिविधियों से परिणित होता है, तो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यह संपर्क कार्यक्रमों, जनसंचार के साधनों द्वारा भी संपन्न होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में को डॉट डॉट को बढ़ावा देते हैं। तो पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में डॉट डॉट को बढ़ावा देंगे। तो पहला है स्वजागरूकता, सेकंड है समझ, थर्ड है संप्रेषण या सामाजिकरण। तो पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में संप्रेषण को बढ़ावा देते हैं तथा बच्चे पारिवारिक विषय पर की गई गतिविधियों एवं उनके स्वयं के अध्ययन संप्रेषण को बढ़ावा देते हैं। यह संप्रेषण ही आगे चलकर उनके समाजीकरण में सहायक की भूमिका निभाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव तो बच्चों में संप्रेषण को बढ़ावा देते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चार्टों का एक क्रम जो एक वलय, हुक या कोष्ठक द्वारा एक साथ बंधा होता है, तो वो डॉट डॉट कहलाता है। तो पहला है कि फ्लैनल बोर्ड, सेकंड है फ्लिप चार्ट, थर्ड है पोस्टर्स या ग्राफ। तो देखिएगा कि घाटों का यानी चार्टों का, देखिए चार्टों का एक क्रम जो एक वलय, हुक या कोष्ठक द्वारा बंधा होता है, तो वो फ्लिप चार्ट कहलाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि चार्टों का एक क्रम जो वलय अथवा हुक या कोष्ठक द्वारा एक साथ बंधा होता है, तो वो फ्लिप चार्ट कहलाता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए जैसे फ्लिप चार्ट के बारे में कुछ और देखिएगा कि फ्लिप चार्ट सामान्यतः पेपर शीट के पैड होते हैं जिन्हें व्हाइट बोर्ड के ऊपरी किनारे पर लगाया जाता है तथा इनका प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए यानी प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अब सेकंड है कि फ्लिप चार्ट विभिन्न प्रकारों एवं आकारों में मिलता है, जैसे स्टैंड अलोन फ्लिप चार्ट, धातु तिपाई स्टैंड तथा फ्लिप चार्ट पर आंकड़ों या चार्ट को सम्मिलित किया जाता है, जैसे
पर मार्कर पेन के साथ लिखा जाता है। फ्लिप चार्ट का लाभ यह है कि प्रस्तुतकर्ता एक शीट का फ्लिप कर लिखने में क्रम में नया पृष्ठ जारी रख सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सफल साक्षरता अध्ययन संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक कौशल के एक बृहद समुच्चय पर निर्भर करता है, जिसमें डॉट डॉट शामिल है। पहला है ध्यान देना, यानी ध्यान देना शामिल है। सेकंड है कार्यशील स्मृति। थर्ड है स्वनियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो सफल साक्षरता अध्ययन संज्ञानात्मक और सामाजिक भावात्मक अध्ययन के एक कौशल बृहद समुच्चय पर निर्भर करता है तथा जिसमें के अंतर्गत ध्यान देना, कार्यशील स्मृति एवं स्वनियंत्रण सभी शामिल हैं। एक विद्यार्थी जो है तभी सफल रूप से अपने साक्षरता अध्ययन को प्राप्त कर सकता है जब वह स्वनियंत्रण रहकर अपने अधिगम को ध्यानपूर्वक अपनी कार्यशील स्मृति में धारण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि उपर्युक्त सभी, यानी ध्यान देना, कार्यशील स्मृति तथा स्वनियंत्रण। सफल साक्षरता अध्ययन संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक कौशल के एक बृहद समुच्चय पर निर्भर करता है। तो उसमें शामिल है ध्यान देना, कार्यशील स्मृति तथा स्वनियंत्रण। तो ये सभी शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि उपर्युक्त सभी।